हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जो एंड का जो प्रोसेस था जो था कि आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कि इक्वल वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वहाँ पर हमने वीडियो एंड किया था। तो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोसेसेस which are going to be isobaric process, isothermal process, adiabatic process etc. So चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में जो कांस्टेंट रहता है वो है प्रेशर। द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस हम दो तरह के प्रोसेसेस में इनको डील करते हैं। एक हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस कैसा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस कैसा होगा, और ये थोड़ा सा डिफरेंस के टर्म्स में लिखते हैं इसको। रुकिए एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे हम आइसोबारिक प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम वर्क डन को लिखते हैं W रिवर्सिबल, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल dV। देखिए ये वाला पार्ट आपको शायद याद होगा, मैंने जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिटेल में बताया था तब मैंने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलवेज वी डील विद द P इंटरनल एज द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन कांस्टेंट, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसलिए हम बोलते थे कि P इंटरनल इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। ये शायद आपको याद होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। एज द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम है ना। तो अगर ऐसा होगा इसको हम लिख सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल माइनस एक साइन इसका होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए P इंटरनल तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो इसको इंटरनल से जो इनिशियल से फाइनल लिखते हैं dV। सो इसको हम लिखते हैं फाइनली P इंटरनल। नेगेटिव को एक काम कीजिए, नेगेटिव साइन को यहाँ क्यों रखा मैंने, इसको यहाँ पर कर दीजिए, और P इंटरनल V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस वी नो दैट वर्क डन in irreversible process we deal with the P external, as the P external remains constant for the process as it moves so fast, it changes so fast, so we almost take it as constant, so P dV। अब इसको हम बोल सकते हैं कि P external को फिर से बाहर ले लीजिए और इसको हम बोलते हैं V final से V initial। देखिए ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट कीप देम इन माइंड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं कि इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस हाउ विल बी द ग्राफ। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि ग्राफ कैसा होगा। देखिए यहाँ पर द प्रेशर ग्राफ विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द टाइम। सो यहाँ पर अगर P एक्सिस होगा, यहाँ पर अगर P एक्सिस मतलब यहाँ पर प्रेशर एक्सिस और यहाँ पर वॉल्यूम एक्सिस।
So the pressure will be constant, and in this case we will get some area under the curve. तो देखिए ये हमने पहले ही तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट दैट वी विल गेट सम वर्क आउटपुट. So this is the graphical representation. एक मिनट, representation. ओके, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी वी फाइनल. रुकिए एक मिनट, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डेंस कर लेते हैं. दिस विल बी वी फाइनल एंड दिस विल बी वी इनिशियल. सो अभी देखिए, एक ये वाला हम लोग का गया है आइसोबारिक प्रोसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोबारिक प्रोसेस. बहुत ही छोटे छोटे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं और ज़्यादा कुछ बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है ये. सो दिस इज़ अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हाट इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस ये भी बहुत आसान है. इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला डिराइव होकर आएगा जो आपको याद रखना चाहिए. क्या याद रखना होगा आपको ये, ठीक है. यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब बहुत ही नेचुरल है. नाम से ही हमको पता चल रहा है कि द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस. यहाँ पर भी हम दो चीज़ देखते हैं. इन केस ऑफ रिवर्सिबल process and in case of irreversible. ठीक है. सो देखिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें जब हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा? माइनस पी इंटरनल dv. आसान है, सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम हर एक में. अब देखिए ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. देखिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में एक इक्वेशन पढ़ते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT. दिस इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन. सो अगर हम लोग मानते हैं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, that means this T is constant. So अगर ये T constant होगा तो हमको इस इक्वेशन में ऐसा कुछ चाहिए, है ना, जो कि कांस्टेंट टर्म हो. तो हम इस इक्वेशन में T को लाने की कोशिश करेंगे. सो P को हम क्या लिख सकते हैं? nRT बाई V. देखिए यहाँ से हम दो चीज़ें समझ पा रहे हैं. एक है कि यहाँ पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं T को, और एज पर वी हैव टू इंटीग्रेट द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू dV. मतलब dV यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमको V को इंटीग्रेट करना होगा, तो हमको V को भी लाना पड़ेगा. तो एज इट इज़ हम लोगों ने दो काम कर लिए. एक है nRT एज इट इज़ कांस्टेंट, सो इट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशनल टर्म. सो यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल, ये नेगेटिव यहाँ पर लगाइए. सो dV बाई V. ठीक है. अभी ये समझना आसान है कि इंटीग्रल dV बाई V होता है ln V फाइनल V इनिशियल. ठीक है. सो नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें, सो इसको हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो nRT लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल. और एक चीज़ आप ये बोल सकते हैं कि प्रेशर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो इसी टर्म को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो है -2.303 nRT
log P इनिशियल बाय P फाइनल। देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन केसेस में, ठीक है। सो दीज टू, चलिए तो कट करेगा ही, रहने देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। सो दीज टू इक्वेशंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने वी फाइनल वी इनिशियल को पी इनिशियल पी फाइनल क्यों लिखा। देखिए मैं आपको छोटा सा एक करके दिखा देता हूँ कि पी वी को हम अगर कांस्टेंट बोल रहे हैं, देखिए हमारा टी तो कांस्टेंट ही है, अगर टी कांस्टेंट हुआ तो इनर्टी टोटल टर्म कांस्टेंट होगा, है ना। अगर इनर्टी टोटल टर्म कांस्टेंट है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी वी इजगल्स टू कांस्टेंट। सो पी वन वी वन, चलिए पी इनिशियल लिखते हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। सो in case v final by v initial, we can definitely write p initial by p final। देखिए यहाँ से ये ड्राइव हो जा रहा है, तो v final v initial को हम इसमें p final by p initial लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होता है, ठीक है। ये एरिया अंडर कर्व हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क डन, ठीक है। सो इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं V, ठीक है। सो वेरी मच इजी है ना। देखिए हम लोगों ने दो चीज़ें कवर किया है अभी तक, कम टाइम में ही हो गया, इजी चीज़ें थे। एक है आइसोबारिक प्रोसेस और एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो होगा इंटरनल एनर्जी। तो देखिए यहाँ से जो थर्मोडायनेमिक्स का फील है वो आपको शायद थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और फिर से देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल केसेस में जो इक्वेशन आते हैं वही इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी रिवर्सिबल देख लेते हैं। लिख तो लिया है हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इरिवर्सिबल में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो मैं बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ कि पी एक्सटर्नल, इस केस में हम पी एक्सटर्नल को लेते हैं डी वी, यह है नेगेटिव इनिशियल से फाइनल, ठीक है। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल को बाहर लाइए, एज पर पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो अगर वी फाइनल वी इनिशियल ऐसे हम लिख रहे हैं तो इसको अच्छा, चलिए इसको ठीक है यहीं पर लिख लेते हैं पी एक्सटर्नल। अब देखिए वी फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन P2 या फिर P फाइनल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर T जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको इस तरफ। सो NRT P1 या फिर P इनिशियल, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। सो ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। न्यूमेरिकल शायद नहीं आते, ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन है इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, ठीक है, यही ठीक है। अच्छा अभी देखिए, आइए इंटरनल एनर्जी। देखिए जब मैंने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन किया था, I have told that in case of state functions lot of things are involved in it, जैसे कि एंट्रोपी, एंथैल्पी। वैसे ही एक और चीज़ था, क्या था, इंटरनल एनर्जी। सो चलिए अभी शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी। चलिए देखिए,
इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है कि एक किसी सिस्टम को, ठीक है, एक किसी सिस्टम को क्रिएट करने में कितना टोटल एनर्जी लग रहा है, ठीक है, या फिर उस टोटल सिस्टम में कितना एनर्जी पहले से स्टोर्ड है ना। चलिए एक बार और बोलता हूँ कि व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए सिस्टम, और द एनर्जी विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो लिख लेते हैं। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है? इसको U बोलते हैं, और ये एक स्टेट फंक्शन है। सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी needed to create a system, और एक और तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि एनर्जी, ये दोनों एक ही इंक है ना? नहीं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द एनर्जी, inside the system, inside the system। सो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक ये है कि टोटल एनर्जी नीडेड टू क्रिएट ए सिस्टम, और एक तरीके से बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग आपको पता है कि क्या है। तो एक सिस्टम को बनाने में जितना एनर्जी लग रहा है, या फिर देखिए दोनों का सेंस सेम है कि बना लेने के बाद जो हम लोगों ने एनर्जी, द एनर्जी वी हैव गिवन टू द सिस्टम, दैट इज़ एग्जैक्टली द सिस्टम, दैट इज़ एग्जैक्टली द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड इट, है ना। सो आप शायद समझ गए होंगे। तो अभी देखिए कि फॉर रियल गैसेस, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस हो सकता है और रियल भी गैस भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ रियल गैसेस, the internal energy is the function of volume and the temperature, ठीक है। ये सब फैक्ट्स हैं थर्मोडायनामिक्स को। आप ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स को आप, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स को आप फील कर सकते हैं, कुछ हद तक फील कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने अभी तो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। सो दोज हु आर द मतलब बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कि सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं या फिर हायर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, दे आर मोर एक्वाइंटेड विद दोज फैक्ट्स। बट व्हाट इज़ इन आवर सिलेबस, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दैट, है ना। सो फॉर रियल गैसेस द इंटरनल एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ V एंड T। बट इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, इंटरनल एनर्जी इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कुछ मतलब क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि आपको दिया रहेगा कि कोई एक आइडियल गैस को हमने इतना हीट दिया, या फिर उस गैस में ये चेंज किया, उसका प्रेशर वेरी किया, वॉल्यूम वेरी किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा किया। तो आपको दिया रहेगा कि व्हाट विल बी द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द गैस। ऑप्शन में रहेगा कि उस गैस का ये चेंज हुआ, ये पैरामीटर चेंज हुआ, ये पैरामीटर चेंज हुआ, या फिर इस तरह से चेंज हुआ। बहुत कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऑप्शन आपको बहुत ही सिंपली ऐसा दिया रहेगा, नन ऑफ दिस, या फिर ऐसा दिया रहेगा कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मार्क दैट, ठीक है। ओके, सो
इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि फंक्शन, अच्छा यहाँ पे मैंने फंक्शन का स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, फंक्शन FUNCTION, कभी कभी हो जाता है ऐसी गलती, आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, सिंपल है ना। सो अभी देखिए कि एक इंटरनल एनर्जी को, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम मतलब एक इंटरनल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इंटरनल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ये हम कभी भी नहीं मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सो नोट एक पॉइंट लिखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी cannot be measured, क्या लिख रहा हूँ मैं, MEASURED, ठीक है। Since we are dealing with macroscopic science that consists of large number of molecules, देखिए मैं बिल्कुल पहले लेक्चर से आपको बोलता आ रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हम कभी भी किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एटम का मतलब बहुत ही उसको डेप्थ में जाकर स्टडी नहीं करते, मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को हम नहीं कंसिडर करते। वी आर ऑल डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वी आर ऑल डीलिंग विद दोज पार्टिकल्स विच आर सीन इन आवर नेकेड आइज़, ठीक है। सो हम इस तरह के पार्टिकल से हमेशा इंटरेक्शन करते हैं या फिर इसको स्टडी करते हैं, है ना। सो इसका जो कॉज आप लिखेंगे कि सिंस वी आर डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक साइंस, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जब तक हम किसी एलिमेंट को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। हम एक अप्रॉक्स इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हमेशा, वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चलिए अभी एक छोटा सा आपको मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन बताने के वक्त मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा जो कि आपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप रीड करके देखिएगा कि वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि वाई द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, क्यों ये कोई पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू कंसिडर दैट वाई द इंटरनल एनर्जी इज़ ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लिख लीजिए, वैसे आप एनसीईआरटी से भी रीड कर ही सकते हैं, मैं जस्ट बता देता हूँ कि किस तरह से इसको आप देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर ये एक सिस्टम है, यहाँ पर एक प्रोपेलर से, देखिए यहाँ पर एक प्रोपेलर से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं, एक प्रोपेलर से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोपेलर मैंने लगा दिया है, ये प्रोपेलर इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये एक एडियाबेटिक वाल से सराउंडेड है। चलिए एडियाबेटिक्स जो प्रोसेस है वो तो हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा
नॉलेज होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एडियाबेटिक वॉल होने का मतलब क्या है। एडियाबेटिक वॉल, अगर ये एडियाबेटिक वॉल हुआ तो हीट एक्सचेंज थ्रू दिस विल बी ज़ीरो। सो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब देखिए कि इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पर हम इस सिस्टम को सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं वो हम एक प्रोपेलर से कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट ए मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है इस सिस्टम के अंदर। सो अगर ये मैकेनिकल वर्क डन है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम लोगों ने मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस बिफोर द प्रोसेस स्टार्टेड, T इजिकल्स टू 0 पे मान लीजिए द प्रोसेस जब शुरू नहीं हुआ है तब इसका टेम्परेचर है T1। तब देखिए इसका ये है U1, है ना। इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इस प्रोसेस ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले है U1, ठीक है। सो मान लीजिए यही प्रोसेस, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। सो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर T इजिकल्स टू 0 ना लिख कर T इजिकल्स टू एनी टाइम T मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर T इजिकल्स टू T हम लोगों ने मान लिया है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद इसको एनालाइज किया, हम लोगों ने देखा कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 से U2 में चेंज हुआ है, और साथ के साथ तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो T2 है इसको T2 करते हैं, T2 करते हैं, इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे लाया है, ठीक है ना। सो कुछ मैकेनिकल वर्क डन होने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से देखिए ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हुआ या फिर यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये इंक्रीज़ ही हो रहा है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, ये पेन कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, मतलब लिखने के वक्त स्टाइलस जो है ना, ठीक है। सो अभी देखिए पहले केस में हमने मैकेनिकल वर्क डन किया है, अभी दूसरे केस में चलिए इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ फिर से। चलिए तो कॉपीड ही है। सो अगर मैं इसको फिर से करता हूँ, ओके आ गया। सो अभी देखिए कि मैं इसमें, अरे यार लिखना बहुत ही, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैं इस प्रोपेलर को हटा देता हूँ और एक मेटल रॉड को यहाँ पर डिप करता हूँ और उससे एक वायर को सराउंड करता हूँ, ठीक है। सो अभी देखिए जब फिर से T इजिकल्स टू जब 0 होगा तो यहाँ पर सेम केस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं मैकेनिकल वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिकल वर्क डन करूँगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन करूँगा तो फिर से मुझे यही वाला जो चीज़ मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद T इजिकल्स टू T डैश के समय में देख रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है इसको T डैश कर देते हैं,
इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा बदल देते हैं, T2 कर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस और इंटरनल एनर्जी U2 कर देते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए कि पहले केस में मैंने इसको मैकेनिकल वर्क डन के थ्रू भेजा, ठीक है। मैकेनिकल वर्क डन करने के समय भी ये वाला जो सिस्टम है T1 से जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है वो 30 डिग्री सेल्सियस में गया है और U1 चेंज होके U2 में गया है। इन द सेम फैशन व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रिकल वर्क डन we are seeing that the temperature change is same and the internal energy change is also same. So यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो internal energy है क्या वो इससे कोई फ़र्क हो रहा है कि हम किस तरीके से उस पर वर्क डन कर रहे हैं या फिर कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर वर्क डन करने के लिए। So this is in this fashion it is very much clear that the internal energy is not a path function. ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इंटरनल एनर्जी देखिए यहाँ पर भी जो टेम्परेचर चेंज है वो 25 से 30 हुआ है, यहाँ पर भी 25 से 30 हुआ है। So you can say that the internal energy is only depending upon the change in temperature, है ना। चलिए ये वाला जो कंक्लूशन है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दस वी कैन सी, देखिए इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम पेपर में नहीं पूछेंगे इस तरह का जो भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपका जो थर्मोडायनेमिक्स के टूवर्ड्स जो अप्रोच होना चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू बिल्ड अप ए इमेंस अटेंशन, इमेंस केयर, इमेंस जो अफेक्शन। सो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से रीड करने चाहिए, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि thus वी कैन कंक्लूड। आज मेरा जो हैंड राइटिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा हल्का हो जा रहा है, ठीक है। कंक्लूड, thus वी कैन कंक्लूड दैट, अरे यार क्या हो रहा है आज, दैट इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। Because it is not depending on the path through which it is changed। देखिए ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही काम के लिए है, आपका फीलिंग्स डेवलप करने के लिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो जो भी लॉज होंगे थर्मोडायनामिक्स के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ तो अभी बहुत बाद आएगा, पहले फर्स्ट लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का और भी अच्छा एक फीलिंग आएगा, ठीक है। तो वहीं से आपको समझ में आएगा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे। सो इसके बाद आपका आएगा पॉइजन रेशियो,
जो कि हम बोलते हैं कि गामा, ठीक है। इसके बाद एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटॉमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेंगे फिर स्पेसिफिक हीट के। फिर हम लोग आएंगे, देखिए मैंने आपको मैं जब बोल रहा था कि मैं आइसोथर्मल के बाद ही एक और प्रोसेस बोलूँगा, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन देखिए मैंने वो प्रोसेस अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस को अच्छी तरीके से जानने के पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी तरीके से कमांड होना ज़रूरी है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस आप लोग देखेंगे, फिर शायद कुछ ग्राफ्स आएंगे, फिर का नेक्स्ट का पार्ट बहुत इजी है, ग्राफ्स अच्छी तरीके से यू हैव टू स्टडी। देन द थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही ह्यूज पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में, एंड देन वी विल कंक्लूड विद द चैप्टर विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।